नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो जो मेरे चैनल्स पर नए हैं प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज का वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल के अंदर लगने वाले कंपोनेंट के बारे में। तो आज हम प्रैक्टिकली उनको देखेंगे भी सही कि उसकी रेटिंग कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये एमसीबी है। ये सिंगल पोल का एमसीबी है। सिंगल पोल इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसमें सप्लाई का एक ही रास्ता है। यहाँ से हम अगर इनपुट कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम आउटपुट कनेक्ट करेंगे, अगर हम यहाँ इनपुट कनेक्ट करते हैं तो यहाँ हम आउटपुट कनेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि इसकी रेटिंग की। तो रेटिंग जैसा कि आप देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है C16। C16 का मतलब है ये C सीरीज का एमसीबी है और 16 एम्पीयर का है। और साथ ही इसमें इसका ये सीमेंस कंपनी का है और ये इसका टाइप लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी लिखा है जो कि 7.5 के है। और जब भी हमें लगाना है एमसीबी तो हमें इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी भी देखना है कि ब्रेकिंग कैपेसिटी हमें कितना रखना है। जो भी अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो जो हम एमसीबी निकाल रहे हैं उसका हम ब्रेकिंग कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। सेम कैपेसिटी का ब्रेकिंग कैपेसिटी का एमसीबी प्लस उसका ये आपको जरूर देखना है कि वो सीरीज है या बी सीरीज है या डी सीरीज है, क्योंकि एमसीबी जो है 3 सीरीज में आते हैं, बी, सी और डी में। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास कंपोनेंट है वो 3 पोल का एमसीबी है। 3 पोल एमसीबी में भी हमें यही देखना है कि इसका रेटिंग जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये C32 एम्पियर लिखा हुआ है, यानी ये सी सीरीज का एमसीबी है, 3 पोल का है और 32 एम्पियर रेटिंग का है। तो जब भी हमें कोई एमसीबी यूज करना है तो हमें उसके एमसीबी के अगर साइड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर उसका सारा डिटेल लिखा होगा कि कितने वोल्ट के लिए यूज कर सकते हैं हम, कितने एम्पियर का है, प्लस ये कितने पोल का है। जैसे कि ये यहाँ पर इसका रेटिंग लिखा हुआ 6 kV, यानी हम इसको 600 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। अगला जो कंपोनेंट है मेरे पास इसे कहते हैं हम आरसीसीबी। ये आरसीसीबी जो है ये प्रोटेक्शन के लिए या सेफ्टी पर्पज से लगाया जाता है और ज़्यादातर हम इसे लाइटिंग सर्किट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप रेटिंग देख रहे होंगे इसका 40 एम्पियर लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक इम्पोर्टेंट रेटिंग और लिखा होता है जो कि यह है, जैसे इस पर आपने 30 मिली एम्पियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये आरसीसीबी जो है वो 3 उसमें मिलते हैं रेटिंग्स में, जैसे 30 मिली एम्पियर, उसके बाद फिर 100 मिली एम्पियर, उसके बाद फिर 300 मिली एम्पियर। तो जो लाइटिंग सर्किट में या घरों में हम लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पर हमें 30 मिली एम्पियर का ही यूज़ करना चाहिए ह्यूमन सेफ्टी के लिए। बाकी इंडस्ट्रीज में हम 100 और 300 मिली एम्पियर का यूज़ करते हैं। तो ये एक एबीबी कंपनी का आरसीसीबी है। ये 2 पोल का है और ये 2 पोल और 4 पोल दोनों में अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो ये कॉन्टेक्टर है, ये 3 पोल का कॉन्टेक्टर है, एयर ब्रेक कॉन्टेक्टर कहते हैं इसे। अब ये एलएनटी कंपनी का है, इसका टाइप है MNS32। अगर हम बात करें इसकी रेटिंग की तो ये जो कॉन्टेक्टर है ये 32 एम्पियर का है और यहाँ पर उसका सारा टेक्निकल डिटेल दिया हुआ है कि कितने एम्पियर का कॉन्टेक्टर है। और साथ ही साथ इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें और देखनी होती है कि जो इसका कॉइल वोल्टेज जो देख रहे हैं आप 240 वोल्ट और 50 to 60 हर्ट्स, यानी कि यहाँ जो हम कंट्रोल सप्लाई जो देंगे वो 240 वोल्ट होना चाहिए, यानी सिंगल फेज सप्लाई पे ये ऑपरेट होगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को लगाने से पहले हमें इसका कंट्रोल सप्लाई हमें ये क्लियर करना होता है कि यहाँ पे सप्लाई जो हमें कितने वोल्ट की सप्लाई इसको देनी है कॉइल को। तो ये आपको कई जगह पैनल्स में कंट्रोल पैनल में मिलेंगे, पावर सर्किट में। साथ ही ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसे हम कहते हैं एक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि इसे कंट्रोलिंग में यूज किया जाता है, इंटरलॉकिंग के लिए या सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। तो एक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर में मेनली एनओ और एनसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एनओ है, फिर एनसी है, फिर ये एनसी है, फिर एनओ, यानी ये 2 एनओ 2 एनसी कॉन्ट्रैक्टर है। ये इसका टाइप है NL22E। साथ ही अगर हम कॉइल वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर 110 वोल्ट डीसी का कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि 110 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है। तो जब भी इसको कॉन्ट्रैक्टर को लगाना है कहीं तो हमें ये क्लियर करना है कि वो सर्किट जो 110 वोल्ट डीसी का होना चाहिए।
और NONC के बारे में तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो ये हमें कंट्रोल सर्किट में यूज़ करते हैं। ये भी एक एक्सिलरी कॉन्डक्टर ही है, ये भी 2NO 2NC का है। और अगर इसकी कॉइल की बात करें तो ये 24 वोल्ट DC का कॉन्डक्टर है, यानी इसकी कंट्रोल सप्लाई जो है वो 24 वोल्ट DC है। और इसकी जो सप्लाई थी 110 वोल्ट DC थी, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं। इसका भी सेम फंक्शन है, उसी तरह से काम करता है। L&T कंपनी का है, ये इसका कैटलॉग नंबर है और ये 2NO 2NC कॉन्डक्टर है। लेकिन साथ ही आप ये यहाँ इसमें देख रहे होंगे A1 और A2 लिखा हुआ है, तो इसमें कॉइल की सप्लाई जो है वो यहाँ कनेक्ट होगी A1 और A2 पे, और ये इसके NONC कॉन्टैक्ट है। तो यह हमें कंट्रोल सर्किट में ऑपरेट करने के लिए काम आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की। ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर, लिखा होगा उससे शॉर्ट में हम इसे CT भी कह देते हैं। तो मेनली CT जो है वो पैनल में करंट को मेजर करने के लिए हम लगाते हैं। तो अब इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो इस पर रेटियो लिखा हुआ है 60/5 एम्पियर, यानी कि ये 60/5 एम्पियर रेटियो का CT है। VA की बात करें तो 5 VA का है और ये क्लास 5 की CT है। तो ये हमें पढ़ना आना चाहिए। हमें रेटिंग यहाँ पे अगर हमें किसी CT को पढ़ना है तो हमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसमें। पहला रेटियो, दूसरा इसका VA और तीसरा इसका क्लास। बाकी डिटेल इस पे लिखी हुई है, सब हम इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। तो ये मेनली करंट को चेक करने के लिए लगाया जाता है। और 3 पोल, अगर 3 फेज 4 वायर सिस्टम है तो हर 3 फेज में अगर हमें करंट मेजर करना है तो ऐसे हमें 3 CT की जरूरत पड़ती है लगाने के लिए। और ये इसके कॉन्टैक्ट हैं, ये यहाँ जहाँ कनेक्शन होंगे, जैसे ये P1 है, ये P2 है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारे पास, ये है एक ओवरलोड रिले। ये थर्मल ओवरलोड रिले है। यहाँ पर इसका सारा रेटिंग दिया हुआ है कि किस किस रेटिंग की रिले अवेलेबल है इस सीरीज में। अब इसका सीरीज जो है वो TA25DU है, यानी TA25DU में यहाँ से लेकर इस रेंज तक की रिले अवेलेबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज आती है वो TA75DU आती है, उसमें भी इसी तरह से आपको सारी रेटिंग मिलेगी। अब ये वर्किंग कैसे करता है, तो ये इसका मेन कॉन्टैक्ट जो कि कॉन्टैक्टर से सप्लाई यहाँ आती है और यहाँ से ये मोटर को चली जाती है। ये इसके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, जो कि यहाँ पे ड्राइंग में भी दिखाया हुआ। अगर हम थोड़ा सा क्लोज करके देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो है 97 और 98 जो ये NO कॉन्टैक्ट है, और 95 96 ये NC कॉन्टैक्ट है। ये यहाँ पर भी डिफाइन किए हुए हैं, यहाँ से देख के बड़ी आसानी से आप NO और NC यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सेटिंग की, तो कैसे सेटिंग करते हैं। तो यहाँ से हम किसी स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर की सहायता से ये जो एरो मार्क है इसके आगे जो हम इन किसी भी नंबर्स को लेके आएंगे उतने एम्पेयर के लिए सेटिंग हो जाएगी। जैसे अभी 8 एम्पेयर के लिए सेटिंग है। ये रिले जो है वो 6 से 8.5 एम्पेयर का है। तो मान लीजिए हमें फुल सेटिंग पे करना है तो ये 8.5 पे सेटिंग होगी। कम करना है 7 एम्पेयर पे करना है तो हम इसको 7 को यहाँ लेके आ जाएंगे। अच्छा, ये जो सेटिंग है ये ऑटो और मैनुअल की सेटिंग है। ये इधर ये ऑटो हो जाएगा, यहाँ पर ये मैनुअल हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि सेटिंग हमेशा मैनुअल में रखते हैं। ये इसका रिले का ट्रिपिंग मैकेनिज्म को चेक करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है। इसको जैसे हम इधर पुश करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लाल निशान आपको नजर आएगा, तेरी रिले ये ट्रिप हो गई है। अगर इसको हम पुश करेंगे तो ये रिसेट हो गई, यानी हमारा ट्रिपिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो कई बार रिले को ये ऑटो में भी रखना होता है, जहाँ पर हमें ऑटो रिसेट की फैसिलिटी चाहिए। तो जैसे ही रिले ट्रिप होगी, अगर मैं इस लीवर को छोड़ दूंगा तो दोबारा रिसेट हो जाएगी। तो इस तरह से ये काम करती है। इसको थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं। इसी तरह से ये एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। जैसे ये तो कॉन्टैक्टर है, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट है ये इस कॉन्टैक्टर के ऊपर माउंट होता है। इसको फ्रंट माउंटिंग एक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ये NO और NC यानी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड, ये 2 पोल का है, यानी इसमें एक हमें NO मिलेगा, इसमें NC मिलेगा। ये कॉन्टैक्टर पे इस तरह से माउंट हो जाता है। तो इसे हम एक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं, कॉन्टैक्ट ब्लॉक बोलते हैं, फ्रंट माउंटिंग। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ये रिले की। ये रिले बाईमेटल रिले बोलते हैं इसे, और ये एक MK1 सीरीज का रिले है, L&T कंपनी का है। ये जो इसके पोल है, ये मेन कॉन्टैक्ट जो RYB जो सप्लाई है यहाँ कनेक्ट होती है, वो इसके द्वारा कॉन्टैक्टर में जाती है, और ये इसका एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है।
अगर हम बात करें इसके अंदर से किस तरह से वर्क करता है, तो हम इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद इसमें इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये इसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म है और ये इसका बाईमेटल, जिसको रिले, इसी की वजह से इसको बाईमेटल रिले बोलते हैं। इसमें 2 डिफरेंट मेटल के ये स्ट्रिप लगी हुई है और ये एक कॉइल बनी हुई है, इसके थ्रू करंट पास होता है। और जैसे ही जब ये रेटेड करंट से ज़्यादा करंट अगर फ्लो होता है तो ये गर्म होती है, ये गर्म होगा और ये गर्म होकर बैंड होगा। तो जैसे ये मुड़ेगा तो ये मैकेनिज्म, जैसे ये देख रहे हैं अभी NC है, ये NO है, तो ये रिलीज हो जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए बीच के फेज ओवरलोड हुआ तो ये जैसे ही बैंड होगा, इस तरह से ये बैंड होगा, ये आपका NO हो गया। तो इसको हम यहाँ से पुश करेंगे तो ये वापस रिसेट हो जाएगा, ये रिसेट हो गया, ये दोबारा से NC हो गया। अगर ये फेज ओवरलोड होगा तो ये बैंड होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये NO हो जाएगा, ये NO हो गया। फिर हम इसको वापस इसको पुश करेंगे तो ये NC हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये फेज ओवरलोड होगा तो ये बैंड होगा और ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, ये NC कॉन्टैक्ट है और ये पूरे कंट्रोल सप्लाई को ऑफ कर देगा। जैसे ये ट्रिप हो गया, अब इसको हम दोबारा से पुश करेंगे तो ये रिसेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बायोमेट्रिक रिले काम करती है। तो दोस्तों आपने देखा, एक एक करके हमने कोशिश की है कि हम सारे कंपोनेंट्स तो इसमें कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए जो और भी कंपोनेंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि ये कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं और क्या हमको कैसे इसको रीड करना चाहिए, इसकी रेटिंग को कैसे पढ़ते हैं, किस कैपेसिटी के ये होते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी ऐसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।